नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी को झटका देते हुए 4 बार के एमएलसी पुतन्ना ने बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राज्य के 2 मंत्रियों ने भी बीजेपी की गतिविधियों से खुद को दूर कर लिया है और जल्द ही वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की यात्रा करने वाले हैं। इस घटनाक्रम ने बीजेपी को संकट में डाल दिया है। पुतन्ना बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए चुने गए थे। बीजेपी ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। बहरहाल कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में पुतन्ना का पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी में स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। राज्य में शिक्षकों की एक भी मांग पूरी नहीं हुई। शिक्षकों ने 142 दिनों तक दिन रात विरोध किया, उनमें से 2 ने आत्महत्या कर ली। सीएम बसवराज बोम्मई के साथ उनकी 30 से 40 बैठकें बेकार गईं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में ऐसा भ्रष्ट परिदृश्य नहीं देखा है। मेरी अंतरात्मा मुझे बीजेपी में बने रहने के लिए अब चुभ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर नियमों में केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है। नए बदलावों के बाद अब सरकार ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और राजनीतिक रूप से एक्सपोज्ड लोगों को सख्त जांच के दायरे में रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जिसके सबसे अधिक चर्चे हैं और जिसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, वो ये है कि अब नियम में बदलाव के बाद ईडी विदेशों में काम करने वाले लोगों, वरिष्ठ राजनेताओं, राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ साथ जजों और सैन्य अधिकारियों की भी जांच कर सकती है। मतलब ईडी अब जजों के घर पर भी पहुंच सकती है। बता दें, ईडी हाल के वर्षों में सबसे अधिक इस्तेमाल और चर्चा में रहने वाली केंद्रीय एजेंसी है। विपक्ष लगातार ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। पीएम मोदी खुद संसद में इसके बहाने विपक्ष पर तंज कस चुके हैं कि विपक्ष को चुनाव के नतीजे नहीं, लेकिन ईडी ने एकजुट कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीखा जवाब दिया है और पीएम मोदी और देश के बारे में झूठा एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रकाशित लेख को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शरारती और काल्पनिक बताया। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता के सभी ढोंगों को बहुत पहले छोड़ दिया था। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स का तथाकथित ओपिनियन अंश शरारती और काल्पनिक है, जिसे भारत और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाने के एकमात्र उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। मंत्री ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ अन्य उसके जैसे विदेशी मीडिया भारत और हमारे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में झूठ फैला रहे हैं। ऐसा झूठ लंबे समय तक नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र और हम लोग बहुत परिपक्व हैं और हमें इस तरह के एजेंडे से चलने वाले मीडिया से लोकतंत्र के व्याकरण को सीखने की जरूरत नहीं। मंत्री ने कहा, भारतीय ऐसी मानसिकता को भारत की धरती पर अपने निर्णायक एजेंडे को चलाने की अनुमति नहीं देंगे। राज्यसभा के तहत काम करने वाली 20 समितियों में अपने निजी स्टाफ के 8 सदस्यों को सदस्य बनाने पर घिर रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसको लेकर अब प्रतिक्रिया दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, आप इन कमेटियों की अहमियत जानते हैं। मुझे सदस्यों और कमेटियों के अध्यक्षों की ओर से कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव मिलते रहते हैं। ऐसे में मैंने कमेटियों में बेहतर लोग चुने, ऐसे लोग जो रिसर्च में माहिर हों, जानकार हों, ताकि ये लोग कमेटी के सदस्यों की मदद कर सकें और उनकी परफॉर्मेंस में सुधार हो सके। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मीडिया का एक तबका निजी स्टाफ को कमेटियों में नियुक्त करने को लेकर एक नैरेटिव चला रहा है। क्या किसी ने तथ्यों की जांच की? कमेटियों में सांसद होते हैं, ये उनका क्षेत्र है। मुझे ये बात परेशान कर रही है कि संपादक क्या कर रहे हैं। झूठ पर आधारित बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, कोई सच जानने की हिम्मत नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि चेयरमैन और कमेटियों के सदस्य मेरे पास आए थे और ये फैसला कई चरणों की सलाह के बाद लिया गया। बता दें, समितियों में निजी स्टाफ के सदस्यों को नियुक्त करने के फैसले पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने इसको संस्थाओं को कमजोर करने का समान बताया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं, वो वाइस चेयरपर्सन के पैनल की तरह सदन के सदस्य नहीं हैं। वो संसदीय स्थायी समितियों में निजी कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने कहा, यह राज्यसभा की समितियां हैं, ना कि सभापति की। किसी भी तरह का कोई परामर्श नहीं किया गया है।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अब ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दिए आवेदन में सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है। इस अपील पर कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होगी। बता दें, सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आज सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यानी अब अगर सीबीआई के मामले में बेल मिल भी जाती है तो भी सिसोदिया ईडी केस में जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। केजरीवाल ने इसको लेकर गुरुवार को ही कहा था कि मोदी सरकार का एक ही मकसद है, सिसोदिया को जेल से बाहर न आने देना। नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले में आज ईडी ने बिहार के कई शहरों में छापेमारी की। इससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से इस मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार राजद से जुड़े कुछ नेताओं के ठिकानों को भी छापेमारी में शामिल किया गया है। आरजेडी नेता अबू दोजाने के यहाँ फुलवारी शरीफ में भी छापेमारी हो रही है। दिल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर भी ईडी की छापेमारी की खबरें हैं। ये घर दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने लालू यादव की बेटी रागिनी, हेमा और चंदा के घर पर भी छापेमारी की है। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत चार्जशीट फाइल की है। अधिकारियों ने बताया कि सभी अभियुक्तों को 15 मार्च को समन किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शुक्रवार को दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठ रही हैं। 12 राजनीतिक पार्टियां इस अनशन में हिस्सा ले रही हैं। ये भूख हड़ताल महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए किया जा रहा है। इस विधेयक के मुताबिक लोकसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह अनशन किया जा रहा है। इस अनशन में कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कपिल सिब्बल भी शामिल हो रहे हैं। बता दें कि के कविता को दिल्ली की शराब नीति के मामले में ईडी ने समन किया है। हालांकि कविता का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो ईडी का सामना करेंगी। बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। शुक्रवार को शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। चीन की राजनीति में ऐसा कई दशकों के बाद हो रहा है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रपति के रूप में देश के शासन की बागडोर अपने हाथों से संचालित करेगा। कहा जा रहा है कि माओ से तुंग के बाद उन्होंने देश के सबसे ताकतवर नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है। जिनपिंग से पहले माओ ही ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने 49 से लेकर 1976 तक देश की सत्ता संभाली। उनको मॉडर्न चीन का जनक माना जाता है, जिनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई थी। फिलहाल चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के लगभग 3000 सदस्यों ने सर्वसम्मति से शी जिनपिंग को वोट दिया और 69 साल के शी जिनपिंग के सामने कोई भी उम्मीदवार चुनाव में शामिल नहीं हुआ था। मालूम हो कि चीन की इस संसद को राष्ट्रपति का रबर स्टैम्प कहा जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज मैच के दूसरे दिन का खेल लंच के बाद जारी है। मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है और करीब 400 रन बनाकर क्रीज पर हैं। लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर चुके थे। वहीं कैमरन ग्रीन शतक जड़कर आउट हो गए हैं तो उस्मान ख्वाजा 150 से अधिक रनों पर खेल रहे हैं। बता दें, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया यहां बड़े स्कोर की ओर देख रहा है। वहीं भारत उसको अब जल्द ही समेटने की कोशिश में लगा हुआ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ।